गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज का हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब बहुत सिंपल है। ऑल्टरनेट करना किसको बोलते हैं? ऑल्टरनेट करने का मतलब होता है किसी भी दो पोजीशन में स्विच करना। और अगर हमारा करंट डायरेक्शन में ऑल्टरनेट कर रहा है, डायरेक्शन को स्विच कर रहा है, तो हम उसे एक ऑल्टरनेटिंग करंट बोल देते हैं। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्चुअली ओरिजिन जो है वो उसके जनरेशन से है, कि वो एक जनरेटर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसके लिए सबसे सिंपल है ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट यूजुअली हम लोग जितने भी हमारे घर में बिजली आती है और सब कुछ हम देखते हैं, ये सारा ऑल्टरनेटिंग करंट ही है, बिकॉज इसके कुछ फायदे हैं जो डीसी करंट से बेटर हैं। जैसे हमारे पास एक फायदा है कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है। जब टेस्ला इसको ऑल्टरनेटिंग करंट को एक तरीके से डिबेट कर रहे थे एडिसन के साथ, तो इट वाज हिज क्लेम्स कि ऑल्टरनेटिंग करंट के जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड और बहुत ज़्यादा वाइड पब्लिक तक पहुंच सकते हैं, जबकि डायरेक्ट करंट बहुत लिमिटेड पब्लिक तक ही पहुंचाया जा सकता है। इट्स लाइक डायरेक्ट करंट जो है, आपको ऑब्वियसली आपके मोबाइल में बैटरी चाहिए, वो एक डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेंगी। आप जहाँ भी अपने एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, आपके घर में अगर कोई इन्वर्टर है तो वो डायरेक्ट करंट को स्टोर करके रखता है, वो उसको अल्टरनेट में कन्वर्ट करके आपके अप्लायंसेस तक पहुंचाता है जब आप उसे यूज करते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट करंट इज वेरी यूजफुल इन सम मैनर, जहाँ पे आप उसको स्टोर कर सकते हैं, पर ऑल्टरनेटिंग करंट को आप स्टोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसको आप दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकते हैं और वहां पे उसका लॉस बहुत ज्यादा नहीं आता। ठीक है। सिमिलरली इसका एक फायदा है कि इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, मतलब इसका वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर्स को यूज करके विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस इन एनर्जी। ठीक है। चलिए इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी एंड ऑब्वियसली जैसा जनरेटर जितने टर्न्स लेगा जनरेटर, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एंड फाइनली इट डज नॉट प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा कोई इफेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट का नहीं दिखता है, बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, जैसे ये तीनों एग्जांपल्स हमारे जो हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट के हैं, तो आपको इस बात से सेंस नहीं है कि इस बात का मतलब नहीं है हमसे कि इसका ग्राफ एग्जैक्टली साइनसॉइडल आना चाहिए या एग्जैक्टली स्क्वायर वेव आना चाहिए। इसका ग्राफ कैसा भी हो सकता है, इनफैक्ट नॉन पीरियोडिक भी होगा और डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, तो भी ऑल्टरनेटिंग कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं ये प्रोड्यूस होता कैसे है। चलिए देखिए, लेट्स से कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, या सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक नॉर्थ और एक साउथ फेस ऑफ मैग्नेट को आमने सामने रखा हुआ है। ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि अभी मैंने यहाँ नॉर्थ रखा हुआ है और अंदर की तरफ साउथ रखा हुआ है, तो आपका जो फील्ड है वो आपके अंदर जा रहा है बोर्ड के। ठीक है। इस फील्ड के अंदर मैं एक लूप रख देता हूँ सर्कुलर, इनफैक्ट आप किसी भी शेप का रख सकते हैं। ठीक है। और इस सर्कुलर लूप से जो करंट है वो मैं नीचे यहाँ दो पॉइंट्स पे ले लूंगा, ए एंड बी। अगर ये सर्कुलर लूप घूमना शुरू होता है तो ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर फ्लक्स चेंज आना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स से कि हमने इसको यहाँ से इस एक्सिस से घुमाना शुरू किया विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है। तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, बिकॉज ऑब्वियसली हम बाहर से इसको पुश कर रहे हैं। जब भी आपको कोई एनर्जी क्रिएट करनी है, कहीं ना कहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो व्हेन यू पुश इट, जब आप इसमें मैकेनिकल एनर्जी डालते हैं तो ये उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पहुंचा देता है। ठीक है। तो अब आपने इसको इस फिक्स्ड ओमेगा से जब घुमाया, तो देखिए इसके अंदर जो फ्लक्स है उस फ्लक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी। अगर ये n टर्न्स का है, इसका एरिया a है एंड मैग्नेटिक फील्ड b है, तो ये आ गया आपका फ्लक्स। सीधी सी बात है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि इसका जो करंट जनरेटेड होगा या ईएमएफ की बात करें, तो ईएमएफ इज सिंपली डी फाई बाय डी टी, है ना। पर अब देखिए आपका जो एरिया है वो एरिया कौन सा क्या फॉर्मूला लेगा चेंज होने में। तो आपका अगर एरिया यहाँ से यहाँ तक जाता है, इस पार्ट में आप देखेंगे कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आपका एरिया जो वेक्टर है या ओवरऑल एरिया जो सामने आ रहा है वो किस तरीके से चेंज करेगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि लेट्स से हमारा यहाँ एरिया है ये, जिसको मैं बोल देता हूँ इधर ए। ठीक है। अगर ये कुछ एंगल मूव कर जाता है, ओमेगा टी अगर ये मूव कर जाता है, तो आपका ये वाला जो एरिया बचेगा, ये वाला एरिया हमारा जो वर्टिकल है उसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी a cos ओमेगा टी, है ना।
तो लेट्स से कि हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसको घुमाया और हमारा जो एरिया है वो a cos ओमेगा टी आ रहा है, तो हमारा एप्सिलॉन भी कैसे चेंज होगा, माइनस डी ऑफ n a cos ओमेगा टी इंटू बी अपॉन डी टी। ठीक है, आपके पास देखिए क्या बचेगा, n बाहर आ गया, b बाहर आ गया, a cos ओमेगा टी ऑलरेडी नेगेटिव है, उसका हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, लेट्स से कि हम एक पूरे टाइम पीरियड पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, आई एम सॉरी, खाली हम इसको डिफरेंशिएशन करें तो a cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस a sin ओमेगा टी, और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचा sin ओमेगा टी। आपका जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसको मैं वोल्टेज भी लिख सकता हूँ। तो ये जो वोल्टेज है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये फॉर्मूला ले रहा है कुछ ऐसा, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, आप अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि टाइम जीरो पे ये पूरी वैल्यू जीरो होने वाली है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम, फिर जीरो, तो इसका ग्राफ ऑब्वियसली एक साइनोसॉइडल कर्व लेने वाला है ना। और ये जो साइनोसॉइडल कर्व है इसका हमने टाइम पीरियड, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो t देखिए क्या हो जाएगा, t इसका सिंपली हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो आप यहाँ बात कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये है t बाई 2, ये है t, ये है t बाई 4 एंड ये है 3t बाई 4। ऑलराइट, चलिए अब अगर मैं इसको इसमें करंट की भी बात करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं इस पूरे लूप में करंट अपना कैलकुलेट करूं, तो करंट की वैल्यू कैसे हो जाएगी, देखिए आपका यहाँ पे लेट्स से कि इसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R बोल देता हूं तो यहाँ पे आपका जो करंट है उसकी वैल्यू आनी चाहिए एप्सिलॉन अपॉन R, और देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट बाय R इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो वापस आपके पास यहाँ पे कैसा फॉर्मूला बन गया, I नॉट जो है यहाँ पे आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, और आपका जो करंट है ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ भी हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, NBA। चलिए, तो ये आपका करंट एंड ये आपका वोल्टेज, ये दोनों ऑल्टरनेट कर रहे हैं, हमारे पास इनकी मैक्सिमम वैल्यूज अवेलेबल हैं। ऑल्टरनेट करते जाएंगे तो ऑब्वियसली विद टाइम चेंज करते जाएंगे अपना डायरेक्शन। सेम ग्राफ करंट का भी आने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी I नॉट आएगी, सेम ग्राफ वोल्टेज का भी आएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि एवरेज वैल्यू क्या रहती है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की, लेट्स से कि हमारे पास एक ये ग्राफ है साइनोसॉइडल, और हमें पता है कि हमारा जो करंट है वो एक पॉइंट से शुरू, यहाँ से शुरू है जीरो पे, और फिर धीरे धीरे वो पीक तक जाएगा जहां उसकी वैल्यू I नॉट आएगी, एंड देन वो वापस माइनस I नॉट तक जाएगा। तो अब अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है एवरेज निकालने का। एवरेज का तरीका होता है एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, अगर आप हाइट निकालना चाह रहे हैं तो जब एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे तो आपको एक जो हाइट मिलने वाली है वो हाइट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल की हाइट है जिसका नीचे का बेस एरिया सेम है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जिसकी सेम है, पर ये जो हाइट है वो इस पूरी लाइन का एवरेज वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एवरेज निकालने की, तो बहुत सिंपल तरीका है, देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, या आप जितने भी टाइम तक के लिए इंटीग्रेट करना चाहें तो सिर्फ आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी को टोटल टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो से लेके कैपिटल टी तक इंटीग्रेट कर देता हूँ तो देखिए ये एरिया पॉजिटिव एंड ये एरिया नेगेटिव, इन दोनों का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं कि आई एवरेज जो है ओवर अ फुल साइकिल इज जीरो, तो हमारे पास इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होने वाली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं सिर्फ हाफ साइकिल के लिए, एंड हाफ साइकिल के लिए हम जो लिमिट्स हैं वो लगाएंगे जीरो से लेके t/2 तक आई डी टी अपॉन t/2 जो हमारा टाइम है। ठीक है, चलिए इसकी कैलकुलेशन हम ऊपर कर लेते हैं।
अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी बाई टू। तो मैं टी बाई टू को मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ साइड में, एंड यहाँ पे हमारे पास लिमिट है, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू बाई टी यहाँ साइड में कर लिया, आई नॉट हमारे पास बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि ओमेगा टी अंदर है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और इसका टाइम पीरियड है 0 से t बाई 2, ठीक है। इस माइनस को इनफैक्ट हटाने के लिए हम इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये आपकी लिमिट यहाँ से मैं इसको प्लस कर देता हूँ और मैं इसको बना देता हूँ 0 एंड इसको बना देता हूँ t बाई 2, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2i0 अपॉन टी इंटू ओमेगा, और अंदर हमारे पास cos 0 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई 2। चलिए अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो मैं यहाँ भी पुट कर देता हूँ 2 पाई बाई टी, एंड यहाँ भी मैं इसको पुट कर देता हूँ 2 पाई बाई टी। तो एक तो हमारे पास ये टी कट गया, दूसरा हमारा ये टी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 2i0, इनफैक्ट ये 2 भी कट गया है ना, तो हमारे पास बाहर बचा i0 बाई पाई, और अंदर हमारे पास आ जाएगा cos 0 जिसकी वैल्यू है 1 माइनस cos पाई जिसकी वैल्यू भी हो जाएगी -1, माइनस ऑफ -1, और इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 2 i0 बाई पाई जो है हमारी आई एवरेज की वैल्यू होगी, ठीक है। इनफैक्ट हम 2 बाई पाई जो हमारा वैल्यू है उसको मैं न्यूमेरिकली लिख देता हूँ, ये आता है अप्रोक्सीमेटली 0.637 i0। तो आपका जो एवरेज है वो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, वो 0.63% या 6.63 है i0 का, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हीटिंग इफेक्ट देखा जाए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रेजिस्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग करंट अगर चलाया जाता है जिसकी पीक वैल्यू हमें पता है I0 है, तो उसका हीट कितना प्रोड्यूस होगा ओवर सम टाइम, या उसका पावर डिसिपेटेड कितना होगा। तो अब देखिए पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला तो हमें पता था I² R होता है, बट प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे I की वैल्यू हो गई I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू R। तो अब ये पावर का जो वैल्यू है ये टाइम डिपेंडेंट हो गया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास t आ गया है ना। तो अब आप यहाँ पे पावर एवरेज की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt इंटू R अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। चलिए इसका मैं आपको एक, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा t है इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा बिकॉज ये स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है। एंड आप एक चीज याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 साइकिल, अगर मैं 0 से 2 पाई तक इसको लेके जाता हूँ, या सिमिलरली मैं बात करता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ओवर 1 साइकिल 0 टू t, या अगर आप यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा टी डी टी कर लेते और उसको भी एक साइकिल तक लेके जाते, तो इसका जो वैल्यू आता है ये सीधा 1/2 आ जाता है, यहाँ पे t/2 एंड यहाँ पे t/2, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो एवरेज आता है वैल्यू वो t/2 ही आ जाएगा। तो आप सिंपली इस स्टेप को देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या क्या बाहर आ जाएगा, I0 स्क्वायर बाहर आ गया, R बाहर आ गया, नीचे हमारे पास यहाँ है t, और साइन स्क्वायर ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t/2, तो ये t से t कैंसिल आउट हो गया, एंड इसकी वैल्यू आ गई I0 स्क्वायर R अपॉन 2, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं इस पावर को इस तरीके से चेक करूं कि कोई डीसी करंट होता तो वो डीसी करंट इतनी पावर प्रोड्यूस करता, तो ये R कैंसिल आउट हो जाता है, एंड ये जो IDC जिससे ये हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है जो इक्वेट हो रहा है IDC, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, देखिए इसका रूट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I0 बाय 2, सॉरी ऊपर तो स्क्वायर है
नीचे आ जाएगा रूट हमारा I0/√2। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर करने के बाद उसका एवरेज करके उसका रूट किया हमने, तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं I√mean², जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है वेलोसिटी निकालने में। तब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे हमारा हीटिंग इफेक्ट में स्क्वायर आ जाता है। तो ये IRMS की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस पे बेस्ड हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपका जो करंट है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है I = 5 + 2 sin ωt। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि एवरेज की वैल्यू एंड आरएमएस की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, तो कैसे कर सकते हैं? चलिए पहले एवरेज कर लेते हैं हम लोग। एवरेज के लिए आपका क्या फॉर्मूला लगेगा? सीधा सा है, आई का एवरेज जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहाँ पे आई की वैल्यू हम रख देते हैं 5 + 2 sin ωt dt। 0 से लेके 1 टाइम पीरियड तक हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सेपरेट आउट हो जाएगा, तो एक तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5t अपॉन t प्लस यहाँ पे 2 sin ωt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं उसके 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, नीचे के इंटीग्रेशन को साइड में रख देता हूँ। हमारे पास अंदर बचा sin ωt dt का इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड। हम जानते हैं यहाँ पे sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक टाइम पीरियड में 0। तो सीधा हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस t से t को कैंसिल कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हो गया हमारा एवरेज करंट। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो अल्टरनेटिंग पार्ट था वो अल्टरनेटिंग पार्ट एक साइकिल में तो 0 प्रोड्यूस करने वाला है, तो एवरेज इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, आरएमएस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, IRMS = इंटीग्रेशन ऑफ I² dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। यहाँ पे I की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 5 + 2 sin ωt का होल स्क्वायर dt अपॉन मैं 1/t बाहर ही लिख देता हूँ, और यहाँ इंटीग्रेशन हम कर लेंगे इसका 0 से लेके t तक। चलिए ये 1/t यहाँ पे अंदर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले एक हो गया 25, चलिए एक हो गया 25 प्लस नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 × 10 20 sin ωt प्लस 4 sin² ωt dt, है ना। अब इन सबको इंडिविजुअली हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे एक हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1/t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 25 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 25 dt हो जाएगा हमारे पास 25t प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20 का, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin ωt ओवर 1 साइकिल। हमें पता है इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, तो ये हमारा कट जाएगा। प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 4, तो 4 sin² ωt की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin² ωt dt, जो कि हम जानते हैं कि एक साइकिल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बचेगा। यहाँ पे एक तो आ जाएगा 25, यहाँ से इसकी वैल्यू 0, तो हम इसको 0 लिख ही दें, प्लस फाइनल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, है ना। तो नीचे का t और ऊपर के t अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पे 27। अब 27 क्या है, 27 IRMS की वैल्यू है क्या डायरेक्टली? नहीं, IRMS की वैल्यू जो होगी वो इसका रूट होगा। तो यहाँ पे हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, तो IRMS की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगा √27। ठीक है, चलिए क्योंकि अभी तो हमने केवल मीन स्क्वायर निकाला था, ये जो हमने पूरा डिराइव किया ये मीन स्क्वायर डिराइव हुआ, उसका रूट करेंगे तब IRMS की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इनफैक्ट आप चाहो तो यहाँ पे केवल IMS की वैल्यू भी लिख सकते हैं, एंड फाइनली हमने इसका रूट किया तभी बना RMS। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसके ऊपर।
अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू कुछ इस तरीके से दी हो कि उस पे आपका साइनसॉइडल फंक्शन ही नहीं है, जैसे आपको दिया गया है कि i इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर अपॉन टी नॉट स्क्वेयर इंटू टी। ठीक है, मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ एक बार। सॉरी, स्क्वायर है ही नहीं, आई नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा गया हो कि यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे इसका एवरेज, पहले एवरेज के लिए हम कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, देखिए 0 से t तक अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक। तो आई नॉट अपॉन टी नॉट तो बाहर ही रहेगा और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास t कैपिटल का स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1/t। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गई एंड फाइनली हमारे पास बचा आई नॉट अपॉन टी नॉट। ये जो टी नॉट है यहाँ पे ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हमारा जो t है कैपिटल उसकी जगह हम टी नॉट ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी नॉट। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई आई एवरेज की, बिल्कुल एग्जैक्टली आई नॉट। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं हम। अगर हमको इसका आरएमएस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आरएमएस के लिए इंटीग्रेशन हम लगाते हैं। सबसे पहले हम आई स्क्वायर डी टी जैसे आई एम एस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एम एस क्या हो जाएगा, मीन स्क्वायर। चलिए, मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर का जो मीन आ रहा है, सेम फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर की जगह मैं इसको पुट करूं तो ये बन जाता है आई नॉट का स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर डी टी, और इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ 0 से लेके टी नॉट और डिवाइड में इंटीग्रेशन वापस 0 से लेके टी नॉट। ठीक है, तो इस टी नॉट का तो मैं यहीं पे बाहर लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी नॉट का क्यूब। चलिए, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा टी क्यूब बाई 3। तो टी क्यूब बाई 3 का अगर मैं लिमिट लगाता हूँ 0 से लेके टी नॉट तक, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर इंटू टी नॉट का क्यूब अपॉन टी नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट का स्क्वायर बाई 3। ठीक है, फाइनली इसको आई आर एम एस तक कन्वर्ट करना है, तो इसका रूट हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 3 विच इज इक्वल टू आई नॉट बाई √3। ठीक है बच्चों, चलिए आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सिंपल एसी सर्किट्स देखेंगे। सिंपल का मतलब है, देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग, सिर्फ एक रजिस्टर लगाते हैं सबसे पहले। तो आप अगर एक रजिस्टर के साथ एक एसी सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर अगर आप नापना चाहते हैं कि आपके पास करंट की वैल्यू कितनी आती है एंड वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, ऑब्वियस बात है कि वोल्टेज हमें गिवन है, तो वोल्टेज हमारा हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो करंट सिंपली हमारा V बाय आर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, है ना। तो I बहुत सिंपली हमारा आ गया यहाँ पे साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब है कि ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आपको पता है कि ये जो वोल्टेज है उस पे करंट की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी V बाय आर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये मैक्सिमम है हमारा V नॉट एंड यहाँ पे है माइनस V नॉट, तो आपका जो करंट है वो इसी ग्राफ पे एग्जैक्टली साथ में चलेगा हमारे वोल्टेज के। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो होने वाला है उस पॉइंट पे करंट भी जीरो होने वाला है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि I इज इन सेम फेज विद V। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपली बोलते हैं I इज इन फेज विद V। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसमें कैपेसिटर लगा देता हूँ तो कैपेसिटर के साथ देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है हमारी। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपका कैपेसिटेंस एंड इसकी वैल्यू C है और यहाँ पे मैंने एक सोर्स लगा दिया AC सोर्स। ठीक है, चलिए तो अब अगर इस AC सोर्स से वोल्टेज निकलता है V नॉट साइन ओमेगा टी की टर्म्स में,
तो आपका इस कैपेसिटेंस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q। Q की वैल्यू ऑब्वियसली CV के बराबर होगी, जो कि हो जाएगा CV0 साइन ओमेगा टी। अब अगर आप इस Q को डिफरेंशिएट कर दें तो dQ/dt क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा करंट इन द सर्किट, और dQ/dt की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, CV0, ये दोनों तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास I की वैल्यू क्या रहेगी, I0 cos ओमेगा टी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि देखिए हमेशा cos का जो फंक्शन है वो साइन से 90 डिग्रीज आगे चलता है। अगर साइन 0 पे 0 होता है तो cos 90 पे जाके 0 होता है, एंड देन दोनों का सेम ग्राफ होता है। तो यहाँ पे हम इसको प्लस π/2 करके लिख सकते हैं। तो अब हमारा I0 का वैल्यू हम पहले बाहर लिख लेते हैं। I0 क्या हो जाएगा हमारा, I0 विल बी इक्वल टू C ओमेगा इंटू V0, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक और तरीके से, ये हो जाता है V0 अपॉन 1/C ओमेगा, ठीक है। तो V0 अपॉन R जो था यहाँ पे हमारे पास, उसकी जगह हम यहाँ पे 1/C ओमेगा देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं XL, जो कि हमारा हो जाता है रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। एंड रिएक्टेंस का यूनिट ऑब्वियसली जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर ही आने वाला है। तो यहाँ पे हमारी रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/C ओमेगा, ठीक है। ये हम अभी साइड में लिख देते हैं, ये बाद में हम इसको ध्यान से देख लेंगे। सेकेंड चीज हमारे पास क्या है कि हमारा जो करंट है वो आपका π/2 आगे चल रहा है वोल्टेज से। तो आपका यहाँ पे ग्राफ कैसा होने वाला है, आप देखिए, अगर हम यहाँ वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं बेसिक सा, तो आपका जो करंट है π/2 आगे चलने की वजह से इसका ग्राफ इस पॉइंट से शुरू होने वाला है। तो करंट यहाँ पीक लेगा अपनी, एंड जिस पॉइंट पे वोल्टेज पीक पे आता है उस पॉइंट पे करंट 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू वापस नेगेटिव पीक आ जाने वाली है, एंड फिर ये यहाँ से वापस इस तरीके से इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो आपका जो करंट है वो सिंपली π/2 आगे चल रहा है फेज में आपके वोल्टेज से, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज है एंड ये आपका करंट है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडक्टर को। इंडक्टर का हमने अभी पिछले चैप्टर में ही फॉर्मूला देखा था। तो देखिए इंडक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर मैं बोलता हूँ कि एक इंडक्टर है और इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है एक सोर्स से, तो ये सोर्स जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से इस इंडक्टर में हमेशा एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा। अगर यहाँ से वोल्टेज चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली करंट चेंज हो रहा है, एंड करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होने वाला है इसके अंदर, उसकी वैल्यू हमेशा आएगी -di/dt, ठीक है, सॉरी -LdI/dt, जहाँ पे L क्या है इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट आ जाएगा ये। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, अगर मैं किरचॉफ रूल लगाऊं इसके अराउंड, तो हमें पता है कि एट एनी टाइम t, नीचे हमारे पास पॉजिटिव साइन ओमेगा टी V0 साइन ओमेगा टी का वोल्टेज है, एंड ऊपर हमारे पास नेगेटिव ऑफ LdI/dt का वोल्टेज है। इन दोनों का सम जो है वो 0 आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे di/dt क्या हो जाएगा, di/dt की वैल्यू आ रही है हमारे पास V0 साइन ओमेगा टी अपॉन L। एंड फाइनली अगर मैं यहाँ से करंट की वैल्यू निकालूं तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एंड इंटीग्रेशन की वैल्यू देखिए क्या आएगी, V0 अपॉन L, मैं साइड में लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसको अलग से लिख दूं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा V0/ओमेगा/L इंटू cos ओमेगा टी, जिसको मैं साइन में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी, बट क्योंकि हमारे पास बाहर एक माइनस और है तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, I = V0/ओमेगा/L मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। ये जो बाहर का माइनस है ये मैं अंदर ले गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीज को अभी हटा देता हूँ। यहाँ पे हमारा ग्राफ कैसा आ जाएगा इसका, आपका ग्राफ जो है इसमें करंट -π/2 मतलब फेज में पीछे चल रहा है वोल्टेज के। तो अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ ओरिजिनल बना देता हूँ
लेट्स से कुछ ऐसा ये ग्राफ है, तो आपका जो करंट है इसका ग्राफ यहाँ से 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो पीछे का मतलब ये यहाँ से शुरू होने वाला है करंट माइनस आई नॉट से, एंड देन ये यहाँ से इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे इसका मैक्सिमम, एंड देन इस पॉइंट पे वापस 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आई है वो पीछे की तरफ लैग कर रहा है, एक चीज। एंड दूसरी चीज, हम यहाँ पे अगर एक्स एल की बात करें, अरे सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स सी लिखना चाहिए था, एक्स एल की बात करें जो है इंडक्टेंस ऑफ सॉरी रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ओमेगा एल। ठीक है बच्चों, चलिए इस इंफॉर्मेशन को मैं एक चार्ट में बना देता हूँ, तो हमारे लिए उस चीज को समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। इनफैक्ट चार्ट की भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एक एग्जांपल ले लेते हैं उसके बाद, तो एग्जांपल में हमें आराम से समझ आ जाएगा। आरएलसी सर्किट जो है जिसमें हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे, उसमें ये रिएक्टेंस की वैल्यूज एक साथ कंबाइन होगी, एंड उसको हम फेज से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास ये प्लस 90 यहाँ पे एंड माइनस 90 यहाँ पे ये यूज होने वाला है। तो आरएलसी सर्किट देखते हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं, ये सारी चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्विंग सीरीज सर्किट्स। अब देखिए सीरीज सर्किट जो होते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको तीनों का जो हमारा समरी था पीछे का, उसको मैं एक चार्ट में या एक टेबल में लिख दूं, तो ये हमारे पास आ गया। x क्या है यहाँ पे, ये x है हमारी रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब है कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो इंडक्टर हो या रेजिस्टेंस हो, ये सब एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे करंट के रास्ते में, तो उसको हम रिएक्टेंस से मेजर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जितना ज्यादा ओमेगा है उतना ज्यादा रिएक्टेंस होने वाला है एक इंडक्टर का, क्योंकि उतनी ज्यादा बार करंट चेंज होने वाला है, एंड जितना कम ओमेगा है उतना कम जो है रिएक्टेंस है वो कैपेसिटर का है। इनफैक्ट हम यहाँ लिख देते हैं एट ओमेगा इज इक्वल टू 0। जब ओमेगा 0 हो जाता है तो आपका करंट क्या हो जाएगा, देखिए करंट कोई भी फॉर्मूला है आई या वी की बात करते हैं, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा 0 हो जाता है तो v इज इक्वल टू वी नॉट बन जाता है, तो इसका मतलब है AC जो है वो कन्वर्ट हो जाता है DC में। ठीक है, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस देखूं XC, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/0, मतलब इनफाइनाइट। तो आपका एक कैपेसिटेंस DC करंट के सामने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्लेस करेगा, एंड सिमिलरली XL देखिए 0 हो जाएगा, तो मतलब एक रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस सॉरी एक इंडक्टर बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस दिखाएगा जब वो डीसी करंट में होगा। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। पर ऑब्वियसली ये जो है इंडक्टर का ये स्टेडी स्टेट की बात हो जाएगी। तो चलिए अभी इसको हम साइड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास यहाँ पे फाई जो लिखा है ये है फेज। तो ऑब्वियसली हमारा जो फेज है ये हमने यहाँ पे करंट का फेज लिखा है, बट अब इस चीज को याद रखना है हमको वोल्टेज से, बिकॉज आगे जो हम सीरीज को सॉल्व करेंगे वो सब हम वोल्टेज के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये तो वोल्टेज और करंट साथ में चलता ही है, हमें पता है रेजिस्टेंस का केस। कैपेसिटेंस के केस में करंट जो है वो प्लस π/2 में है, इसका मतलब वो आगे चल रहा है, प्लस π/2 पे चल रहा है वोल्टेज से। तो हम यहाँ अभी लिख देते हैं इसको, वोल्टेज जो है वो लैग करता है, और आप चाहें तो लिख दिए लैग्स बाय π/2। ठीक है, एंड यहाँ पे क्योंकि करंट पीछे है तो वोल्टेज आगे चल रहा है, तो इस केस में वोल्टेज जो है वो लीड्स बाय π/2। क्या फायदा इसको ऐसे लिखने का, इसको ऐसे लिखने का ये फायदा कि हम आगे क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उस मेथड को हम बोलते हैं फेजर मेथड। ठीक है, फेजर मेथड हमने पिछली बार यूज किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आपको याद हो तो जो भी हमारी पोजीशन है हम उसको एक सर्कल के फेज में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सेम बात है यहाँ पे कि अगर आपका करंट जो है I, जिसको मैं x एक्सिस पे डाल देता हूँ, अगर आपका करंट x एक्सिस पे है तो इन तीनों के जो वोल्टेजेस हैं, ये वोल्टेजेस आप इस तरीके से लिख सकते हो, VR जो है वो इस करंट के बिल्कुल साथ साथ चलता है, VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर जो है वो लैग करता है π/2 से, तो हमेशा यहाँ से नीचे आएगा आपके पास VC, एंड वोल्टेज लीड्स इन एन इंडक्टर, तो यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा आप पे VL। ठीक है, चलिए आप इस इंफॉर्मेशन को अगर समझ गए तो इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, पहला हम ले लेते हैं एक RL सर्किट। चलिए, तो RL सर्किट में अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखना चाहें तो ये हमारे पास एक RL सर्किट है। अब बात वही है कि क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज आएगा, जो कि ऑब्वियसली एक साइनसॉइडल कर्व लेके आएगा, ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज का करंट जो है पूरे सर्किट में सेम रहने वाला है, क्योंकि एक सीरीज सर्किट है। करंट सेम रहने का मतलब ये है कि जो भी वोल्टेज का ड्रॉप होएगा हमारा इसके अक्रॉस VR, एंड जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा हमारा VL, ये दोनों VR प्लस VL मिलके क्या बना देंगे, VR प्लस VL हमेशा V की वैल्यू बनानी चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट बात क्या है कि हम अगर इसको इस तरीके से प्लॉट करके देखें तो आपको यहाँ पे इफेक्टिव वोल्टेज मिल जाएगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इफेक्टिव वोल्टेज क्या निकाल सकते हैं। अब देखिए उसको आप कैसे करेंगे, सेम हमको देखना है VL ऊपर की तरफ, VR आगे की तरफ। इनफैक्ट VR की वैल्यू क्या हो जाएगी ये देख लेते हैं हम लोग। VR हमारा हो जाएगा I इंटू R, तो इसको मैं लिख देता हूँ I इंटू R, प्लस VL क्या हो जाएगा हमारा I इंटू XL, विच इज इक्वल टू, यहाँ नीचे कर लेते हैं इसको, विच इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा L। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों के रिएक्टेंस के साथ हमारी वोल्टेजेस की वैल्यू आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, आप पहले नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब देखिए इसी फेजर मेथड पे ही हम क्या करने वाले हैं, वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए हमको वोल्टेजेस को ऐड करना है, बट इनको वेक्टरली ऐड करना है। मतलब जो वैल्यू IR है ये दोनों वेक्टर्स की तरह हम ऐड करेंगे, जिसका मतलब है कि जो वैल्यू IR है ये यहाँ पर है, और जो वैल्यू I ओमेगा L है वो ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन देखिए यहाँ पे आने वाला है, जिसको मैं फाइनल वोल्टेज बोल सकता हूँ। तो आपका जो ये वोल्टेज है ये इन दोनों का वेक्टर एडिशन से आएगा, और ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर, V इज इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या फायदा इसको ऐसे लिखने का कि आप अगर यहाँ पे V बाय I लिख देते हैं, जो कि हमारा ओवरऑल रिएक्टेंस होने वाली है सिस्टम की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z हमारा हो जाता है इम्पीडेंस। ठीक है, तो इस Z की वैल्यू आती है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक बात तो ये, दूसरी बात क्या कि आपका यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में अब एग्जैक्टली एंगल क्या रहेगा। अगर केवल एक रेजिस्टर होता तो एंगल 0 रहता, अगर केवल एक इंडक्टर होता तो एंगल 90 डिग्री रहता, बट अब अगर दोनों साथ में है तो यहाँ पे एंगल जो है इसको हमको फाई लिखना पड़े, और इस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan फाई इज इक्वल टू VL बाय VR। इनफैक्ट इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए VL में क्या आएगा, VL की जगह हम लिख देते हैं I XL और IR, सीधा इसकी वैल्यू क्या आ गई XL अपॉन XR, जो कि हमारा R ही होता है। चलिए, तो ये आपका हो गया एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ, एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो कि हमारा इम्पीडेंस है। तो ये दो चीजें हमने निकाली एक RL सर्किट में से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। बिल्कुल सेम मेथड होगा आरसी सर्किट का। मैं आरसी सर्किट को छोड़ देता हूँ और एलसी सर्किट ले लेता हूँ। इनफैक्ट हमने एलसी सर्किट कल भी देखा था ईएमआई वाली क्लास में। तो अब देखिए एलसी सर्किट में क्या होने वाला है, आपका जो वोल्टेज है VL जो है वो ऊपर चलता है, एंड इस पॉइंट से VC जो है वो नीचे चलता है, जबकि करंट आगे की तरफ चलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं वेक्टरली ऐड करने वाला हूँ तो देखिए मेरी जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो सीधी आ जाएगी VL माइनस VC, है ना। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है ऑब्वियसली।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि इम्पीडेंस जो है इनकी Z वो आने वाली है XL माइनस XC, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, XL की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C, ये हमारा आ जाएगा टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक पर्टिकुलर केस में मैं देखूं कि ओमेगा L ओमेगा C के बराबर हो जाए 1 बाय ओमेगा C के, तो यहाँ पे आपका Z जो है वो 0 वैल्यू ले लेगा, और ये कब होगा, जब ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 बाय LC के बराबर आ जाए, या फिर ओमेगा जो है ये 1 बाय रूट LC के बराबर आ जाए। तो ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हमने कल भी पढ़ा था, ये है रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, और इस रेजोनेंस की कंडीशन में क्योंकि Z अपने आप 0 चला गया, Z 0 की तरफ जा रहा है, तो आपका जो करंट है वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि क्योंकि देखिए ओमेगा की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट इनफाइनाइट जाता है, तो आपका जो सिस्टम है उसका ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो करंट का, और करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, इस ओमेगा की वैल्यू, यहाँ पे हम ओमेगा आगे चला रहे हैं और यहाँ पे करंट, तो इस ओमेगा की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC। ठीक है, सिमिलर ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं इम्पीडेंस का, तो इम्पीडेंस का ग्राफ भी ऐसा सिमिलरली आता है। उसमें क्या होगा, इम्पीडेंस की वैल्यू एक पॉइंट पे यहाँ पे 0 टच कर जाती है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो ये वाला पॉइंट वापस वही आ जाता है अगर मैं यहाँ इम्पीडेंस और ओमेगा का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, चलिए ये आप देख लीजिए, हम आगे चलते हैं इस पे। चलिए बच्चों, RLC सर्किट को भी समझ लेते हैं हम लोग। अब RLC सर्किट का मतलब है कि मैंने इसके अंदर एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर एंड एक कैपेसिटर तीनों प्लेस कर दिए इन सीरीज सर्किट। ठीक है, चलिए ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया। हमें पता है कि वोल्टेज सोर्स जो है इसकी तो वैल्यू फिक्स्ड है, और ये इस तरीके से हमें वोल्टेज प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, बात आ जाती है हमारे पास कि हम करंट को किस तरीके से स्टडी करें। तो हमारा करंट क्या है, जब हम स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल वोल्टेजेस की, अगर मैंने कहा था कि यहाँ पे VR है, यहाँ पे VL है, एंड यहाँ पे है हमारे पास VC, तो आप देखिए हमारा जो तीनों वोल्टेजेस हैं, एक वोल्टेज चल रही है आगे VR, एक वोल्टेज चल रही है ऊपर VL, एंड दूसरी चल रही है नीचे VC। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट को या इस डायग्राम को मैं इस तरीके से अगर बना दूं, VR एंड आगे VL माइनस VC, तो देखिए ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा फाई। पर ये एंगल किसके बीच में आने वाला है, आपका करंट है यहाँ से आगे जाता हुआ I, एंड आपका वोल्टेज है यहाँ से ऊपर। ठीक है, बट क्योंकि हमारा वोल्टेज तो ओरिजिनली एक फिक्स्ड वैल्यू है, एंड करंट चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन इन दीज वैल्यूज। ठीक है, वोल्टेज हम मान लेते हैं सोर्स का वोल्टेज, जैसे मान लीजिए आपके घर का प्लग है, तो ये 220 वोल्ट्स आपको दे रहा है वैल्यू, एंड 220 वोल्ट्स के साथ आपका जो मटेरियल्स जो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स प्लेस करते हैं सर्किट में, उस हिसाब से करंट की वैल्यू चेंज होने वाली है ना। तो करंट का जो आपका फंक्शन आता है वो आता है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, यह माइनस में है क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि करंट जो है ये लैग कर रहा है। इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है दोनों केसेस में, मैं बता देता हूँ किस केस में। एक केस अगर मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कि हमारा जो VL है वो ग्रेटर देन VC हो जाएगा, तो VL ग्रेटर देन VC में हमारा वोल्टेज जो है वो आगे चलेगा, वोल्टेज लीड्स करंट, है ना। तो जब वोल्टेज करंट को लीड करेगा तो करंट का जो अपना फाई होने वाला है वो नेगेटिव हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। फाई की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जैसा हमने पीछे निकाला था, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स
VL माइनस VC अपॉन VR, जिसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये नीचे भी हो जाता, अगर ये यहाँ से नीचे भी आ जाता, तो आपका वोल्टेज अगर मैं बोलता हूँ कि VC इज ग्रेटर देन VL, सिमिलरली ये केस तब भी एप्लीकेबल है जब XC इज ग्रेटर देन XL, एंड ऊपर वाले केस में भी हम बोल सकते हैं कि XL जो था वो XC से बड़ा था। ठीक है, चलिए, तो अगर आपका XC इज ग्रेटर देन XL, तो आपको पता है कि आपका जो वोल्टेज है वो लैग करेगा, लैग्स बिहाइंड करंट। ठीक है, तो आपके फाई की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। अगर फाई की वैल्यू यहाँ से अपने आप नेगेटिव आ जाती है तो नेगेटिव नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये एप्लीकेबल है दोनों केसेस में। तो मैं यहाँ इसको इधर ही लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारा फाई जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारा फाई जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी होगी और इससे आप करंट का देख सकते हैं कि कब लैग करने वाला है और कब पीछे चलने वाला है। सॉरी, लीड एंड लैग आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज हमारी यहाँ पे और है, हमको इसकी वैल्यू भी तो पता चलनी चाहिए कि इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है z। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको हटा के। चलिए, तो हमारा जो वेक्टर है बहुत सिंपल है, z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर, सॉरी xl प्लस xc, दोनों का जो वेक्टर सम है, माय बैड, ये ऊपर की तरफ xl माइनस xc का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ऑब्वियस बात है कि एट ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट क्या होता है, रेजोनेंट ओमेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी ऑब्वियसली ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC। एट दिस पॉइंट z कितना हो जाएगा हमारा, z हमारा r के बराबर हो जाएगा और ये जो है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपका जो z है वो मिनिमम वैल्यू लेने वाला है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। और उसके बाद अगर आपका ओमेगा बढ़ता है या ओमेगा कम होता है, दोनों केसेस में इनमें से कोई एक बड़ा होने वाला है, तो ये जो स्क्वायर है ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो z बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो z यहाँ पे मिनिमम है फर्स्ट ऑफ ऑल। इनफैक्ट आप देखिए ये z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस समथिंग, ये जो ग्राफ है ये z स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। तो ये जो z का ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, जिसमें हमें पता है कि यहाँ पे z की वैल्यू r के बराबर है, एंड आप ओमेगा अगर बढ़ाते जाएंगे एंड कम करते जाएंगे तो ये वैल्यू आगे पीछे बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर आप करंट का ग्राफ बनाना चाहें तो वो एक इन्वर्टेड पैराबोला आ जाएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। वहां बना देता हूँ थोड़ी सी जगह लेके। आपका जो करंट है, इनफैक्ट यहाँ नीचे बना देना चाहिए, आपका जो करंट है वो ऐसा ग्राफ लेगा और इसकी जो पीक है वो पीक क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी V बाय R। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप I की पूरी पीक देखना चाहें तो ये V नॉट बाय R हो जाएगी, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा। और ये सारी कंडीशन कब होगी, जब हमारा ओमेगा नॉट आने वाला है। ठीक है, ये वाली चीज आप स्टार करके अलग से रख लीजिए। ओमेगा नॉट पे z इज इक्वल टू r, मिनिमम हो जाएगा हमारा z, करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैं इसके आगे मैक्सिमम लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। पावर अगर मैं डिसिपेटेड निकालना चाहता हूँ एक RLC सर्किट के अंदर, जैसे हमारा ये नेक्स्ट सर्किट है, तो हम पावर के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन हम देख नहीं पाएंगे, पर पावर का इवेंचुअली फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है। आप यहाँ पे V नॉट अगर 1/2 को 1/√2 इंटू 1/√2 सेपरेट कर दें तो V नॉट बाय √2 बन जाता है VRMS एंड I नॉट बाय √2 बन जाता है IRMS। ठीक है, यहाँ पे तीसरी जो चीज है cos phi, ये cos phi को आप बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, एंड cos phi देखिए, अगर आपने बोला था इसको z एंड यहाँ पे हमने बोला था XL माइनस
XC और ये था हमारा R। तो देखिए यहाँ पे cos फाई की वैल्यू बहुत सिंपल सी हो जाती है, cos फाई की वैल्यू आ जाती है एग्जैक्टली R/Z। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा पहला काम ही पावर का हो जाएगा। अब देखिए एनर्जी अगर हमें चाहिए तो पावर की जरूरत पड़ेगी। हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हो जाता है पावर कंज्यूम्ड इनटू टाइम, है ना। पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, टाइम को मैं साइड में रख देता हूँ। इनफैक्ट हम एक काम करते हैं, पहले हम पावर ही सॉल्व कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला हमें चाहिए V0 I0/2 मल्टीप्लाइड बाय cos फाई, और cos फाई क्या था हमारा, ये था R/Z। ठीक है बच्चों, चलिए हमें यहाँ पे V0 की वैल्यू क्या दी हुई है, आप देखेंगे V0 की वैल्यू है यहाँ पे 10। ठीक, I0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अभी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व फॉर Z। तो हमें Z की वैल्यू चाहिए अगर, तो उसका फंक्शन हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, R² है यहाँ पे हमारे पास 12 का स्क्वायर 144 एंड XL 24 माइनस 8, तो ये है 16 का स्क्वायर जिसकी वैल्यू आती है 256। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 256 विच इज इक्वल टू √400 विच इज इक्वल टू 20 ohms। तो हमारे पास Z की वैल्यू आ गई 20 ohms। एंड अब अगर मैं यहाँ पे R/Z की वैल्यू देखूं, पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा R/Z 12/20 6/10, या फिर मैं इसको सीधा 0.6 लिख देता हूँ, तो 0.6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं। अब देखिए हमें जरूरत है यहाँ पे I0 की, तो I0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I0 के लिए हमें I की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, और I की वैल्यू हमारे पास आएगी V/Z से। ठीक है, तो V की वैल्यू है हमारे पास 10 sin 100πt अपॉन Z की वैल्यू कितनी आई थी 20, तो ये आ गया 1/2 sin 100π पर। क्या यहाँ पे देखिए, आप देखिए I0 को मैं V0/Z तो बोल सकता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, पर I को आप डायरेक्टली V/Z से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लैग है उसकी वैल्यू भी कुछ आनी है। हमें पता है कि हमारा जो लैग है वो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे tan फाई की वैल्यू देखता हूँ, तो tan फाई हमारा हो जाएगा R/√XL का स्क्वायर माइनस XL माइनस XC का, माय बैड, tan फाई हमारा सीधा आएगा XL माइनस XC जो कि हमारा 24 माइनस 8 16 अपॉन 12, ये हो जाएगा 4/3। tan फाई 4/3 कब होता है, जब फाई होता है 53 डिग्री पे। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो आंसर आना था उसके अंदर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा होना था 1/2 sin 100π माइनस 53 डिग्री। तो ये हमारा करंट बन जाता अगर मैं इस करंट की वैल्यू को इस तरीके से लिखना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए एनर्जी डिसिपेटेड के लिए हमें I0 की जरूरत है और V0 की जरूरत है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सीधा देखिए V0 की वैल्यू है 10, I0 की वैल्यू आई 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, एक 1/2 यहाँ पे पहले से ही है, इनटू R/Z की वैल्यू हमने देखी थी 6/10। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड हमारा फाइनल आंसर आ गया 1.5 वॉट्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर हमें पावर मिल गई, मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम जानते हैं इस केस के अंदर हमारा जो इंडक्टर है वो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटर के रिएक्टेंस से ज्यादा है, जिसका मतलब है वोल्टेज जो इंडक्टर का होगा वो ऊपर आएगा, एंड ऊपर वैल्यू XL माइनस XC, एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू R। तो ऑब्वियस बात है कि वोल्टेज जो है वो आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे करंट का फंक्शन था उसमें हमने 53 को माइनस में ही रखा, क्योंकि करंट जो है वो लैग करेगा वोल्टेज के पीछे।
चलिए इस केस में देखिए 1.5 वॉट अगर हमको मिल चुका है तो फाइनली हमें क्या चाहिए, एनर्जी, जो कि हो जाएगा 1.5 इंटू टाइम, और टाइम कितना पूछा है 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 900 जूल्स। ठीक है बच्चों, चलिए एक ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता है क्वेश्चन के, इफ R is removed and value of inductance is doubled। ठीक है, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस हटा दें एंड सेकंड चीज इंडक्टेंस की वैल्यू डबल कर देंगे। आप देखिए, हटा देता हूं मैं इसको बच्चों। चलिए इंडक्टेंस क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं XL की बात करता हूं तो वो ओमेगा L होता है। सीधी बात है, अगर मैं यहाँ L को डबल कर दूंगा तो ओमेगा, ये ओमेगा तो फिक्स्ड है, XL की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, तो XL की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, जो हमारा न्यू XL आ जाएगा। इनफैक्ट हम सर्किट एक और बार बना देते हैं। रेजिस्टेंस को हमने कर दिया है रिमूव, इंडक्टेंस की वैल्यू डबल हो गई है तो ये हो गया 48 ओमेगा, एंड जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू अभी भी 8 ओमेगा ही रहने वाली है, और नीचे बाकी सब भी सेम रहेगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम, जिसका मतलब है हमें I की वैल्यू चाहिए बेसिकली। ठीक है, I की वैल्यू के लिए हमें वापस ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम I नॉट सॉल्व कर लेते हैं। I नॉट हो जाएगा V नॉट अपॉन Z, और यहाँ पे Z की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं तो हमको Z निकालना काफी आसान हो जाएगा। XL माइनस XC हमारी सीधी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे V नॉट अपॉन XL माइनस XC, तो इसकी वैल्यू आ गई 40। तो हमारा जो करंट आया है ये आ गया 1/4 एम्पियर्स, और इस चीज को यूज करते हुए हम आगे चलते हैं। हमारे पास करंट आ गया, हमें फाई की वैल्यू चाहिए। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए वापस वही बात है, हमको पता है कि ऊपर की तरफ होता है वोल्टेज ड्यू टू इंडक्टर, एंड नीचे होता है यहाँ पे वोल्टेज ड्यू टू कैपेसिटर। हम जानते हैं कि XL माइनस XC जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 40, तो इसका मतलब है कि VL माइनस VC में VL बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको सीधा काट के लिख सकता हूँ VL माइनस VC, जो कि ऊपर की तरफ आएगा। तो हमें पता है कि 90 डिग्री का वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, तो आपका करंट क्या करेगा, 90 डिग्री से लैग करेगा, मतलब पीछे चलेगा। तो फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन 100 पाई t माइनस 90 डिग्री का लैग पाई बाय 2। तो ये आपका फाइनल करंट का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए पैरेलल एसी सर्किट्स की बात कर लेते हैं। वैसे बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे इस टॉपिक पे, पर इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं हम एक एग्जांपल से। अब देखिए, इनफैक्ट एग्जांपल क्या, डेरिवेशन ही है ये। अगर मैं आपको एक सर्किट ऐसा बना के दूं जिसमें आपके पास तीनों हैं, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ रेजिस्टेंस, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ L R, एंड हमारे पास यहाँ आ जाएगा C। ठीक है, ये हमारा सोर्स है वोल्टेज का, जो कि साइनसॉइडल सोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करनी है, तो तरीका समझ लीजिए इधर। आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि वोल्टेज यहाँ पे और यहाँ पे एट सम पॉइंट, लेट्स से कि तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वो V0 तीनों के अक्रॉस सेम रहने वाला है। ठीक है, हमें पता है कि करंट जो है टोटल वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ करंट IR, कुछ करंट IL एंड कुछ करंट IC बन जाएगा। अब जैसे पिछले केस में हमने वोल्टेज का ग्राफ बनाया था, वोल्टेज को फेजर मेथड से स्टडी किया था, इस केस में आप करंट को फेजर मेथड से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता था, तो आपका करंट जो है वो ऊपर चलेगा कैपेसिटर के केस में, आगे रेजिस्टेंस के केस का जो करंट है, एंड नीचे की तरफ आने वाला है करंट ड्यू टू इंडक्टर। इस बार ये उल्टा हो जाने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं टोटल इनका निकालना चाहूँ तो मैं जानता हूँ एक सिंपल सी बात कि टोटल जो करंट है वो है इसका वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर सम IR का
प्लस आई एल का प्लस आई सी का वेक्टर सम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ है हमारे पास, इसको मैं इक्विवेलेंट ड्रॉ करूं तो हम इसको एक ट्राइंगल बना सकते हैं। यहाँ है आई आर, यहाँ है हमारे पास आई सी माइनस आई एल, ठीक है। आई होप आपको वहां तक नजर आ रहा है। एंड आपका जो ये वेक्टर है ये हो जाएगा आपका करंट टोटल आई, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है, अंडर रूट ऑफ, यही देख लेते हैं, आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं करंट को कंपेयर करता हूँ वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस से, तो ये आ जाएगा V बाय जेड, है ना। और इंडिविजुअली आप देख सकते हैं, क्योंकि IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय एक्स सी, तो हम एक एक को लिख लेते हैं। हम पहले रेजिस्टेंस लिख देते हैं, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस IC की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी यहाँ पे, V स्क्वायर अपॉन, इनफैक्ट स्क्वायर तो बाहर है तो हम अंदर केवल V लिखेंगे, V अपॉन एक्स ऑफ C माइनस V अपॉन एक्स ऑफ L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से सारी जगह से V स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा V कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास फाइनली बचेगा 1 बाय जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर प्लस, देखिए 1 बाय एक्स सी को हम और क्या लिख सकते हैं, हम 1 बाय एक्स सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन, मतलब केवल अगर मैं एक्स सी की बात करूं तो ये हो जाता है 1 बाय ओमेगा सी, तो मैं इसको लिख सकता हूं ओवरऑल ओमेगा सी प्लस एक्स एल की वैल्यू क्या आती है ओमेगा एल, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये फाइनली 1 बाय जेड आ गया, तो हम फाइनली यहाँ से जेड की वैल्यू लिख देते हैं, जो कि इस पूरे का इन्वर्जन हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए, आप इनफैक्ट इसको ज्यादा और कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी प्लस 1 बाय ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हम पूरा एक ब्रैकेट लगा देते हैं और उस ब्रैकेट में पावर हम रख देते हैं माइनस ऑफ 1 बाय 2, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा z का वैल्यू आ गया, ठीक। अगर आप निकालना चाहते हैं कि करंट का और वोल्टेज के बीच का एंगल क्या रहेगा, तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल ही रहेगा, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ जो एंगल है ये है आपका फाई, बस इस बार डिफरेंस क्या है कि इस बार जो फाई है उससे करंट लीड कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा वोल्टेज चल रहा है एंड इस लाइन पे हमारा फाइनल करंट आया है, तो ये I लीड्स V बाय फाई, ठीक है। और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan फाई क्या हो जाता है, tan फाई हो जाएगा हमारा IC माइनस आई एल अपॉन IR, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं विच इज tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए IC माइनस IL इसकी वैल्यू थी यहाँ पे अपॉन IR, तो V तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो हम फाइनली उसको केवल इस वाली टर्म को लिख लेते हैं। ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म, सॉरी यहाँ पे प्लस कैसे आ गई, माइनस होना चाहिए, ध्यान देना, उसको हमने यहाँ पे गलत कर दिया था, माइनस रख देंगे, ठीक है। चलिए फाइनली हम इस वाली टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं IC माइनस IL को इस टर्म से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ कर लेते हैं इसको, ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल डिवाइडेड बाय IR की जगह हम केवल R रख सकते हैं, है ना। इनफैक्ट 1 बाय R रखना पड़ेगा ना, तो हमारे पास ये 1 बाय R जो है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसको मैं यहाँ 1 बाय R को सीधा इसके आगे मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए हमें पहली चीज जो समझनी पड़ेगी वो है डिस्प्लेसमेंट करंट।
अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम ये भी रिड्यूस कर सकते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड थी वो कैलकुलेट हम मैथमेटिकली करते हैं, और मैथमेटिकली उसकी स्पीड दी थी मैक्सवेल ने। उससे पहले हमने लाइट के नेचर पे बहुत ज़्यादा डिबेट कर लिए थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग हमारे पास थ्योरीज थी, वेव्स एंड पार्टिकल नेचर की। इवेंचुअली जब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर लाइट की स्पीड से कंपेयर करके पता चला, स्पीड का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने पहले लाइट की स्पीड निकाली थी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को स्टडी करके, एंड बाद में हमने उसको कंफर्म किया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा जब हमने इसकी कैलकुलेशन से उसकी स्पीड निकाली, ऑलराइट, मैक्सवेल ने। तो आप ये देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स could not be understood without some basic principles। जैसे पहली चीज है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है कि आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि अगर मैं एक कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ एंड देन मैं एक की से उसका वोल्टेज स्विच ऑन या स्विच ऑफ करता हूँ, तो इस कैपेसिटर के बीच में पड़ा हुआ अगर एक कंपास है तो उस कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब सवाल यह है कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट करंट, है ना। और इसके बीच में अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है तो वहां पे कोई करंट तो है नहीं, जब कैपेसिटर के बीच की बात कर रहे हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों नजर आता है। तो देखिए ये कुछ डिडक्शंस हुए। पहली बात कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला या मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, VDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ VDL। तो इस फॉर्मूला में करंट के बिना आप निकाल नहीं सकते मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक और करंट इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से आता है, ठीक है। तो ये जो करंट की वैल्यू है ये ID हमने कैलकुलेट करके ये रखी, जिसके अंदर ये है एप्सिलॉन नॉट और ये है d phi e by dt। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा phi e हो जाएगा फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया where circulation of B is calculated। circulation of B एक important word है क्योंकि circulation का मतलब है कि जब किसी एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से डेवलप होगा। तो इसका जो सर्कुलेशन है, मतलब इसकी जो वैल्यू इन सर्कल्स आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फ्लक्स से, ठीक है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट विल इवेंचुअली प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनफैक्ट आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर मैं म्यू नॉट, इसको मैं एक बार वापस ऐसे लिख देता हूँ और इसके ऊपर में लिख देता हूँ, इसको अगर हम देखें तो इन दो फॉर्म्स, इन दोनों करंट से आपके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाले हैं। ये वाला फॉर्म हो जाएगा मूविंग चार्जेस की वजह से जो कि करंट जनरेट करते हैं, एंड ये वाला फॉर्म हो जाएगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट से आप जिसका आप वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आप देखिए वैक्यूम में जब लाइट हम ट्रैवल करवाते हैं किसी भी स्टार से प्लैनेट तक, जैसे हमारे सन से यहाँ तक आती है, तो वहां तो वैक्यूम है, तो वहां पे म्यू नॉट I जो है वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है क्योंकि वहां पे कोई चार्जेस नहीं एग्जिस्ट करते। तो वहां पे जितना भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करता है। वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है, एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन है ये एक दूसरे को आगे बढ़ाता चलता है और इससे हमारी ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाती है। मैं अभी आगे ड्रॉ करके उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो फाइनली हमारा जनरलाइज्ड एम्पियर्स लॉ है जो कि कुछ इस तरीके से आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ BDL जो कि सर्कुलर इंटीग्रेशन है, मतलब आपने एक सरफेस के अराउंड पूरा किया, सॉरी लेंथ के अराउंड, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू चेंज इन फ्लक्स विद टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए कि हमारी मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाती है। तो हम यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं अभी तक जिसमें से हमने पूरी की पूरी थ्योरी को स्टडी किया है। पहला हमारे पास है गॉस लॉ,
तो ये जो गॉस लॉ है, ये गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए देखा था, तो इसको हम कर लेते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और इसका लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ EdS जो है वो किसके बराबर होता है, हो जाता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं और ये एक गॉस लॉ का फॉर्मूला हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गॉस लॉ फॉर, या ऑफ कर लीजिए चलिए, ऑफ मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म। एंड देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमने बात करी थी कि BdS जो है वो, क्योंकि एक क्लोज सरफेस पे आप बात कर रहे हो, हमने कहा था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए कभी भी आप एनक्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं, एनक्लोज्ड मैग्नेटिक चार्ज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो ये जीरो है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, अब देखिए एम्पियर का सर्किटल लॉ जो हमने देखा था, इनफैक्ट एम्पियर सर्किटल लॉ तो हम यहाँ देख चुके हैं। हमारे पास एक इक्वेशन और है, फैराडेज लॉ, सॉरी। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है, आपको याद होगा। अब देखिए फैराडेज लॉ में हम कहते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं ओवरऑल समेशन लेता हूँ किसी भी dl उस पे, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ, देखिए याद होगा ये वैल्यू जो है ये EMF की वैल्यू है, और EMF किसके बराबर हो जाता है, वो हो जाता है d phi b by dt, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से जो EMF जनरेट हो रहा है, ये हमने फैराडे के लॉ में देखा था। एंड फाइनली हमारा चौथा जो है ये जनरलाइज्ड एम्पियर्स लॉ हो गया। तो ये हमारे चार जो लॉज हैं, इन चार लॉज को कंबाइन हम बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, और सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम इससे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के आपस के एक दूसरे को प्रोपोगेट करने, मतलब आप देखिए कि जैसे हमने पीछे देखा कि एक चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है उसकी वजह से अगला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस अगले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक दूसरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोपोगेट करते हुए चल रहे हैं। तो मैक्सवेल का पॉइंट यही था कि देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर स्पीड, जिस स्पीड पे ये दोनों एक दूसरे को इक्वली प्रोपोगेट करेंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकती है, जो जैसे उन्होंने कहा था कि एनी मूविंग चार्ज जो कि एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना चाहिए। तो उनका पॉइंट ये था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे, मतलब अगर वो हैं तो उनको एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही चलना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर स्पीड कैसे कैलकुलेट की जा सकती है कि इन दोनों का एक दूसरे को प्रोड्यूस करने का जो रेशियो है उसको स्टडी किया जाए, और जिस रेशियो से ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगे वो जो रेशियो है वो लाइट की स्पीड के बराबर आ जाना चाहिए। अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो भी उससे प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट कह लें उसको, उसकी स्पीड आपकी गिवन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट होती है उससे ज्यादा होती, तो क्या होता कि ये ज्यादा से थोड़ी सी भी स्पीड ज्यादा होने पर क्या होता है, एक ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता, वो उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता, वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता, तो इवेंचुअली ये इनफाइनाइट एनर्जी गेन कर लेते हैं। सिमिलरली एक पर्टिकुलर स्पीड से कम अगर ये स्पीड पे चलेगा तो ये छोटे छोटे एक दूसरे को और छोटा छोटा करते हुए ये एनर्जी को बंद कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रैवल करने का कंडीशन एक ही है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, और इसकी स्पीड एग्जैक्टली जो रेशियो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का उसके बराबर ही आती है। तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने y में कैलकुलेट, मतलब y में रखा है। आपकी जो लाइट है यहाँ x में आगे जा रही है, आपका y कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और आपका z कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये आपकी वेव की इक्वेशंस और ये आपका मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक। यहाँ पे k को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन वेक्टर, ओमेगा हमें पता ही है, ओमेगा बाय k जो है वो स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर आ जाता है। अगर आप कैलकुलेशन करें और देखें तो आपको पता चलेगा कि ये 1/√μ0 × ε0 के बराबर भी आ जाता है, ठीक है।
किसी मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट वहां पे चेंज हो जाते हैं, तो ये परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी के कॉम्बिनेशन से आपकी स्पीड ऑफ लाइट बनेगी। सीधी सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों हैं, तो दोनों का अपना अपना यहाँ पे वो होने वाला है हिस्सा। चलिए अब हम देखें कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ सस्टेनिंग है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब वी डोंट हैव टू मेक इट प्रोपोगेट। उसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है कि एक मीडियम है जिसकी वजह से ये प्रोपोगेट होने वाला है। मीडियम से उसकी स्पीड जरूर चेंज होगी, बट मीडियम पे इसका प्रोपोगेशन डिपेंड नहीं करता है। प्रोपोगेशन जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग है, ठीक है। सेकंड चीज है कि ये पोलराइज्ड है। पोलराइज हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसमें हमारा यूज आ जाएगा, तो वहां हम उसको ध्यान से देख लेंगे। पोलराइजेशन इज बेसिकली ये होता है कि ये सारे डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली अगर हमने यहाँ y लिखा है तो वो z में क्यों नहीं हो सकता, या y और z के बीच के किसी पॉइंट पे क्यों नहीं हो सकता। तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स लाई इन द होल रेंज ऑफ पॉसिबल x के परपेंडिकुलर पूरा जो प्लेन है उसमें पूरे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स लाई करते हैं। तो उसके अंदर हम चाहें तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की लाइट को सेपरेट आउट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें जो है ये पोलराइजेशन के अंदर हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एनर्जी होती है एंड कुछ मोमेंटम होता है, एंड जिस मोमेंटम है तो ऑब्वियसली जब भी किसी चीज पे स्ट्राइक करेगी तो वहां पे कुछ फोर्स भी इम्पार्ट होगा, तो उसका एक प्रेशर भी होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। चलिए मैं इन चीजों को आगे लिख देता हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स लास्ट हमारा पार्ट है, हम फॉर्मूलाज को बस देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी जो है एक वेव की क्या होने वाली है, ये इसका फॉर्मूला हम देते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों की जो फील्ड्स की एनर्जी है उससे, ठीक है। तो इनका जो एवरेज वैल्यू आ जाएगा वो आ जाता है 1/4 ऑफ दिस फील्ड एंड 1/4 ऑफ दिस फील्ड, क्योंकि हमने देखा था साइन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है एवरेज वो 1/2 आता है। तो E के अंदर जो साइन स्क्वायर आएगा एंड B के अंदर जो साइन स्क्वायर आएगा वो इनको E0 एंड B0 का 1/4 वैल्यू दे देगा, ठीक है। चलिए अब हमें पता है यहाँ पे कि E0 = CV0, तो आप इस एवरेज में इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो या तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं इसको हाफ ऑफ B0 स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ऑलराइट। चलिए तो ये हो गया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला इससे गिवन है, ठीक है। मोमेंटम जो है, मोमेंटम देखिए आप एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी लाइट, कितनी एनर्जी की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कर रही है। अब दो चीजें हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कम्प्लीटली ब्लैक है और वो सारे लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इट्स एग्जैक्टली लाइक कि एक बॉल अगर मैं किसी चीज पे हिट करता हूँ और वो बॉल वहां जाके रुक जाती है, तो वो अपना पूरा मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट को दे देगी। तो इसमें जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो एनर्जी अपॉन स्पीड हो जाता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि उसने रिफ्लेक्ट किया, तो अगर एक बॉल किसी चीज से टकरा के रिफ्लेक्ट करती है तो उसका जाने का मोमेंटम एंड वापस आने का मोमेंटम जो है वो टोटल चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ डबल मोमेंटम जो है वो इवेंचुअली उस बॉडी को मिलता है, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं। आगे हम देख लेते हैं लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है। आपके पास यहाँ पे सबसे पीछे है गामा रेज। गामा रेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यूजुअली गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते, उनका प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के वाइब्रेशन से। तो गामा रेज का प्रोडक्शन तो खैर काफी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गामा रेज की जो रेंज है वो 10⁻³ नैनोमीटर, मतलब 10⁻12 मीटर से भी कम अगर आपकी वेवलेंथ है तो वो गामा रे कहलाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एटम का अपना साइज ही एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 मीटर्स, तो ये एक एटम से भी छोटी वेव्स हैं, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक्स रेज। एक्स रेज जो है वो 10⁻³ से 1 नैनोमीटर के बीच का रेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूवी रेज 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर्स तक की पूरी रेंज को हम यूवी रेज बोलते हैं। ऑब्वियसली यूवी रेज और एक्स रेज में काफी डिफरेंस है उनकी प्रॉपर्टीज में, इसलिए हम यहीं पे इनको सेपरेट आउट करते हैं। देन 400 to 700 नैनोमीटर, जो कि एक्चुअली एक बहुत छोटा रेंज है स्पेक्ट्रम का, अगर आप इन सब के रेंज से कंपेयर करें तो सिर्फ इतना सा रीजन जो है ये हमें दिखाई देता है, बाकी सब पार्ट्स के लिए हम लिटरली अंधे हैं, ऑलराइट।
चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रारेड, ये हो जाएगा 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक, ये भी एक काफी बड़ी रेंज है, ठीक है। एंड देन 1 मिलीमीटर 2.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर तक की जो रेंज है ये माइक्रोवेव्स है। एग्जैक्टली इसी माइक्रोवेव पे हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है वो इन्हीं की स्टैंडिंग वेव्स से आपके ऑब्जेक्ट को हीट करेगा, ठीक है। फाइनली 0.1 मीटर से बड़ी कोई भी होगी तो उसको आप रेडियो वेव्स बोल देंगे, ठीक है। चलिए हम चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। एग्जांपल्स आप देखिएगा। इनफैक्ट एग्जांपल्स देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास मॉड्यूल है या कोई भी बुक है तो जैसे जैसे मैं टॉपिक कराते जाऊँ आप वहीं पे उसको पॉज करके आप बुक के अंदर गिवन एग्जांपल्स जो हैं या मॉड्यूल के अंदर जो गिवन एग्जांपल्स हैं उसको हाथों हाथ देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको सेम चीज पकड़ में आ जाएगी कि मैंने जो समझाया उसको आप क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे थ्योरी ज्यादा कवर करते हैं तो क्वेश्चंस का टाइम मिल नहीं पाता हमें, ठीक है बच्चों। सी यू टुमारो।